जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ अलोइंग एलिमेंट ऑन आयरन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, जिसका आपके यहाँ जेईई में क्वेश्चन होता है, दैट इज द कार्बन। कार्बन बढ़ाया तो क्या होगा, है ना, ऐसे होता है ना। ये अलोइंग एलिमेंट है या नहीं है, आयरन के अंदर अलोइंग एलिमेंट है, आपने उसी को फिर स्टील बोल दिया कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर, बट आयरन के अंदर अलोइंग एलिमेंट एज ए कार्बन क्वेश्चन जेईई में इसके सबसे ज्यादा होते हैं। कार्बन बढ़ाने पर क्या होता है, कार्बन बढ़ाने पर क्या होता है, तो कार्बन परसेंटेज अगर हम इसमें इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, गुड, है ना। ये क्वेश्चन ना सीधे समझ में आ जाएंगे, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। कार्बन परसेंटेज पर रहने पर डक्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। हार्डनेस क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। टफनेस क्या होती है, डिक्रीज, वेरी गुड, टफनेस होती है डिक्रीज। ऐसे ही ब्रिटलनेस क्या होती है, इंक्रीज, बहुत बढ़िया यार, तो याद होता जा रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अल्टीमेट, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट, अल्टीमेट इंक्रीज, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कल वाला ग्राफ थोड़ा सा रफली याद है ना, जो मैंने कल थोड़ा थोड़ा समझाया था, ऐसे वाला, ये सोम में हम पढ़ते हैं, ये वाली, ये चीजें क्या है, ये है मीडियम, सॉरी माइल्ड स्टील, दिस इज दी मीडियम कार्बन स्टील एंड दिस इज दी हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो ये जो है, ये चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर मैं आपसे कहूं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, MOR, ठीक है, ये सोम में हमने पढ़ा था, और हाँ आपको भी तो मैकेनिकल में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, ठीक है। मटेरियल साइंस में MOR क्या था, इलास्टिक लिमिट तक का एरिया, इलास्टिक लिमिट तक का एरिया, इलास्टिक लिमिट तक का एरिया। MOR क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए किसमें रेजिलियंस का मतलब क्या था, याद करके बताओ थोड़ा। उसके अंदर जो एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर एट द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट अभी तक कोई नहीं है, ठीक है, उससे पहले पहले कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करोगे। एक बात बताओ, स्प्रिंग इलास्टिक नेचर में बनाना चाहते हो या परमानेंट डिफॉर्मेशन में बनाना चाहते हो, स्प्रिंग इलास्टिक नेचर में बनाना चाहते हो, इसका मतलब स्प्रिंग में हाई मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होना चाहिए या हाई मॉडुलस ऑफ टफनेस होनी चाहिए, बताओ। हाई मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होनी चाहिए, हाई मॉडुलस ऑफ टफनेस होनी चाहिए। ध्यान दो, पहले मैं इसमें और एक चीज और कर दूं, जो टफनेस था वो बेसिकली हम इसको ये भी तो बोल सकते थे MOT, मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये भी तो डिक्रीज ही हो रहा है ना कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर। मैंने आपको बताया था ये 25% जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा एरिया होता है एज कम्पेयर टू दिस एंड एज कम्पेयर टू दिस। ये वाला जो होता है 1 वाला, ये बहुत ज्यादा एरिया होता है एज कम्पेयर टू 2 एंड एज कम्पेयर टू 3, ठीक है। अभी क्या चीज, हाँ बस बस आपको वॉल्यूम से थोड़ा सा सेंस लेके चलना है, नहीं तो टफनेस और वो वही है, सेम ही है ना। बस एक होता है सिग्मा एप्सिलॉन कर्व पे और एक होता है पी डेल्टा कर्व पे, ये सिग्मा एप्सिलॉन पे होता है, ये पी एन डेल्टा कर्व पे होता है, बस सेंस वही है ना। सिर्फ रेजिलियंस में आता है पी एप्सिलॉन, पी और डेल्टा, रेजिलियंस में पी डेल्टा और MOR में सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मेरे पास माइल्ड स्टील है, मतलब लो कार्बन स्टील है, तो उसमें टफनेस क्या होती है, ज्यादा, ठीक है, बट उसकी जो रेजिलियंस है, ठीक है, वो होती है कम। दिख रहा है पहले वाले का रेजिलियंस फिगर ये है, इतना वाला, ठीक है, वो तो छोटा दिख रहा है, जबकि उसकी टफनेस क्या है, बड़ी। टफनेस में एरिया कौन सा लिया जाता है, यहीं से लिया जाता है, यहीं से स्टार्टिंग से ही पूरे का एरिया, ठीक है। अगर मैं कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहा हूं तो मेरी टफनेस हो रही है कम, मतलब हाई कार्बन स्टील को देखोगे तो उसकी टफनेस है कम, जबकि उसकी रेजिलियंस क्या है, ज्यादा। अब ये बताइए स्प्रिंग कौन से मटेरियल के बनाना चाहोगे, अगर डायरेक्टली जेईई में ये क्वेश्चन आ जाए, स्प्रिंग कौन से मटेरियल के बने होते हैं, तो वो लो कार्बन स्टील के बने होंगे या फिर हाई कार्बन स्टील के बने होंगे। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी स्प्रिंग के मटेरियल होते हैं वो जनरली हमारे हाई कार्बन स्टील के, ठीक है, जिसमें कार्बन परसेंटेज हम थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई कार्बन स्टील, क्यों, क्योंकि उसमें आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल भी नहीं होने देना, ठीक है। तो कोशिश, हाँ हाँ, तो इसलिए लो कार्बन स्टील के स्प्रिंग नहीं बनते हैं,
टफनेस हमें ज्यादा नहीं चाहिए, लॉजिकल आंसर समझ में आ रहा होगा, टफनेस ज्यादा नहीं चाहिए हमें, उसमें रेजिलियंस ज्यादा चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं उन पॉइंट्स में भी रख लूंगा, बाकी यहाँ पर भी आप रख लीजिएगा कि स्प्रिंग मेड बाई, इसे बोलते हैं स्प्रिंग स्टील। क्या बोलते हैं इसे? स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील में हम क्या क्या चीज और भी ऐड करेंगे, लाइक क्रोमियम, जो कोरोजन रेजिस्टेंस को भी थोड़ा कम कर दे, ठीक है। और इसमें कार्बन परसेंटेज होंगी, मैग्नीज परसेंटेज होंगी, तो वो परसेंटेज हम चेंज करेंगे, बट कौन सा वाला सेंस रखना चाहेंगे? HCS वाला, हाई कार्बन स्टील का हम सेंस रखना चाहेंगे। बाकी अदर एडिटिव मिलाते रहेंगे, उसे बोलते हैं स्प्रिंग स्टील, जिससे स्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है साफ के लो कार्बन स्टील के नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हाई it requires high MOR ना कि MOT, ठीक है। तो कार्बन परसेंटेज बढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपके सीधे क्वेश्चंस हैं, 1 लाइन वाले। एक तो हो गया ये वाला, कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर आयरन में क्या होता है। दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा जाता है कभी कभी सल्फर वाला, तो सल्फर से क्या होता है ये और समझ लेते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें प्लीज लिख लो, है ना। जिन्होंने भी सोम नहीं पढ़ा फिलहाल वो ये वाला फिगर ऐसे ही बना लो, ठीक है। जिन्होंने सोम नहीं पढ़ा है फिलहाल ऐसे ही फिगर बना लो, ये कुछ अच्छे से मैंने वहां पर सोम में समझाया था क्या क्या होता है कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर, यील्डिंग रीजन कहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाता है वो। सर मेरी फर्स्ट यूनिट छूटी हुई है, तो रिपीट करना चाहिए। कौन सा वाला? सोम की? हाँ तो सोम अगर फर्स्ट यूनिट, हाँ एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट तक रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो, या ऑनलाइन कर लो, हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों उसका वेट करना कि कब आ रहा है वो, ठीक है। मान लीजिए अदर टीचर आपको अगर सोम पढ़ाते हैं, मान लीजिए वो फर्स्ट यूनिट मेरी तरह ना पढ़ाते हो, मतलब एक तरह होता है ना कि मैं लेके चल रहा हूँ, EM वाला पार्ट भी थोड़ा सा उसमें, सर हो सकता है प्योर सोम को ही लेके चले, ठीक है। तो वो चीज है। क्या चीज? सोम का सिलेबस ना, सोम का सिलेबस वैसे का वैसे बिल्कुल वही है, सब कुछ वही आ रखा है। और ये चीज अच्छी है कि पूरा दिख रखा है, थ्योरी ऑफ कॉलम भी सब कुछ दे रखा है, सब कुछ सरेंडरनेस रेशो ये सब कुछ आपको पढ़ना ही है उसमें, ठीक है। आगे चलो, आप दूसरा लिखिएगा, ये लिख लिया ना सबने, ज्यादा जल्दी तो नहीं किया ना। सेकंड है हमारा, सेकंड है परसेंटेज, सॉरी सल्फर कंटेंट, ऐसे लिख दो सल्फर, कार्बन लिखा था ना वहां, यहाँ लिख दो सल्फर, सल्फर कंटेंट। अगर मैं सल्फर एज ए अलोइंग एलिमेंट इसमें आ रखा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको थोड़ा सा वर्डिंग में लिखना, एक कहानी होती है सल्फर की। एवरी सॉलिड एंड लिक्विड, every solid and liquid in the nature, every solid and liquid in the nature, every लिखा हुआ है इसका मतलब सल्फर हमेशा होता है। every solid and liquid in the nature will have some impurity of sulfur। सल्फर एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमेशा आपको हर एक सॉलिड में एज ए इम्प्योरिटी मिलता ही है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। एवरी सॉलिड एंड लिक्विड इन द नेचर विल हैव सम इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर, फुल स्टॉप। इन द आयरन, इन द आयरन, अब आयरन के बारे में बात कर लेते हैं। इन द आयरन, इन द आयरन कोमा सल्फर आफ्टर रिएक्टिंग इन द आयरन कोमा सल्फर, क्योंकि सल्फर तो है ही उसमें भी, क्योंकि वो भी एक सॉलिड मटेरियल है। सल्फर आफ्टर रिएक्टिंग विद आयरन इन द आयरन कोमा सल्फर आफ्टर रिएक्टिंग विद आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फाइड, प्रोड्यूसेस आयरन सल्फाइड। क्या बनाता है ये? FeS। भाई अगर इम्प्योरिटी में यहाँ हमने Fe सोचा हुआ था कि हर जगह Fe होगा, बट कहीं उसमें सल्फर भी आ गया, तो उसने क्या बना दिया, सीधा कंपाउंड बना दिया उसके अंदर, वो बना दिया FeS का, ठीक है। वो बना दिया FeS का, आयरन सल्फाइड बना दिया उसने, जो भी नेबरहुड आयरन होगा, ठीक है, उसके साथ। तो इट क्रिएटेड FeS, ठीक है। आयरन सल्फाइड, अब लिखेगा इसमें आयरन सल्फाइड, आगे FeS गेट्स एक्युमुलेटेड ऑन दी ग्रेन बाउंड्री। जैसे ये कंपाउंड बनेगा ये कहां जाना चाहेगा? ग्रेन बाउंड्री पर,
ठीक है, जैसे ही ये एक Fe के साथ में अपना कंपाउंड बनाएगा सल्फाइड, वो कहाँ जाएगा, जहां वीक बॉन्ड होंगे, ग्रेन बाउंड्री पर। ठीक है, FeS gets accumulated on the grain boundary and is having lower melting point। ये अपने माइंड में छाप लो कि जो FeS होता है ना, वो क्या रखता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये प्लीज माइंड में छाप लो, ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट रखता है। अगर ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट रखता है तो अब जरा थोड़ा फील करना, अगर आप किसी चीज का मतलब किसी में FeS बना हुआ है, और FeS हमेशा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सल्फर क्या है, बाय नेचर उसके अंदर एक इम्प्योरिटी है, आपको अलग से नहीं डालनी पड़ रही, वो बाय नेचर बनी हुई है आयरन के अंदर। तो अगर आप उसे हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, ध्यान से समझना, हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, हीट ट्रीटमेंट करते हुए टेम्परेचर बढ़ाओगे। मैंने कुछ समझाया था, कहीं कंपाउंड बनते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो आप उनको हटा के फिर साइड ले चलते हो। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये कहा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो गया तो क्या होगा, अगर एक FeS की इंप्योरिटी आ रखी है FeS, तो FeS कहाँ पहुंच गया, ग्रेन्स पर, सॉरी ग्रेन बाउंड्री पर। ठीक है, ये पहुंच गया यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री पर, ऐसे ये ग्रेन बाउंड्री है, इन पर FeS भी आ गया कहीं कहीं पर ना FeS। आपने इसको हीट ट्रीटमेंट करना है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया FeS का क्योंकि लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये तो मेल्ट हो गया। ये अगर मेल्ट हो गया, ग्रेन बाउंड्री वैसे वीक होती है, वहां पर क्या आ गया, क्रैक। बहुत बढ़िया, वहां पर क्या आ गया, क्रैक। और जैसे ही वहां क्रैक आया तो अब क्या होगा, जहां जहां FeS होंगे वो क्रैक उन FeS वाले क्रैक को ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद क्या बना देगा, क्रैक प्रोपगेशन। ठीक है, क्रैक प्रोपगेशन होगा, ये तो नेचर होता है कि जैसे जैसे वहां पर क्रैक बनते जाएंगे तो क्या होगा, ये तो क्रैक इनिशिएशन हो गया उस जगह से, तो क्रैक प्रोपगेशन चलेगा, और मटेरियल में क्या हो जाएगा, टूटने के चांसेस, फ्रैक्चर होने के चांसेस। टेम्परेचर बढ़ने पर ही ब्रिटलनेस बढ़ती हुई दिखेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर ब्रिटलनेस बढ़ती हुई दिखेगी। तो FeS क्या करता है, FeS मटेरियल के अंदर क्रैक इनिशिएशन करता है। ठीक है, इसका मतलब वो उसमें अगर है तो वो ब्रिटलनेस के चांस को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज। बात थोड़ी समझ में आ रही है मैं क्या क्या लिख रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, कि आपने मटेरियल में क्रैक इनिशिएशन करवा दी, अगर उसमें FeS बना हुआ है तो ब्रिटलनेस बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे होंगे, मतलब इंक्रीज कर रहे होंगे टेम्परेचर, क्योंकि वो मेल्ट हो गया और ग्रेन बाउंड्री वहां से टूटना शुरू हो गई। ठीक है, बस टेम्परेचर चेंज करते हुए। अभी क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना दूध फट रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर होना शुरू हो जाएगा, बट ये तो एक ड्रॉबैक हो गई। तो इसीलिए आप जब भी आयरन कि वो मतलब इसके क्या कहते हैं इसे, अलॉय लेके चलोगे, आयरन एज ए अलॉय लेके चलोगे, मतलब अपने आप में खुद में मेजर कंपाउंड लेके चलोगे, तो हमेशा उसमें क्या बनाओगे, हमेशा उसमें Mn को, मैग्नीज को उसके अंदर डालोगे। क्योंकि जितने भी सल्फर है ना, सुनो, जितने भी सल्फर हैं उन सल्फर्स को ऐसा सोचो कि मैग्नीज सल्फर का हमेशा विरोध कर रहा है, ऐसे अपने माइंड में लेके चलो। जितने भी उसे सल्फर दिखेंगे ना, मैग्नीज डोप कराओगे, जितने भी सल्फर दिखेंगे वो उनको मारेगा, हटाएगा, खुद Fe के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर Mn के साथ, सॉरी S के साथ MnS, ठीक है, मैग्नीज सल्फाइड बना देगा। ठीक है, हाँ, तो वो मैग्नीज को मैग्नीज मिलाने पर Fe आयरन के साथ जो सल्फर के बॉन्ड बने हुए हैं ना, अगर सल्फर अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आयरन के साथ सल्फाइड जब बनाता है तो उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, अगर वही बॉन्ड ही टूट जाए, ठीक है, तो आयरन का तो अपना हायर मेल्टिंग पॉइंट है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर के साथ MnS अपना बॉन्ड बना लेता है, और MnS के हिसाब से जब ये वाला बॉन्ड बन गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवा देता है Fe की जगह। ठीक है, तो हमेशा Mn की डोपिंग की जाती है आयरन के अंदर। अगर इसकी डोपिंग नहीं करोगे तो हाई टेम्परेचर पर आयरन के, हाँ हमेशा हर उसमें मिलेगा, मतलब हर एक उसमें, हाँ आपको स्टार्टिंग में ये काम करना होता है जिससे कि सल्फर वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, अलोइंग, हाँ ये अलोइंग ही तो एक तरह से इम्प्योरिटी हम डाल रहे हैं, मतलब कुछ अलग से अगर डोप करते हैं तो हमेशा इम्प्योरिटी होती है, बट ये जो इम्प्योरिटी है ये एक तरह से अलोइंग का काम कर रही है क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ा रही है मैग्नीज की। ठीक है, बात क्लियर है। चलो तो लिखेगा इसमें, हम कहाँ थे, आयरन सल्फाइड गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द ग्रेन बाउंड्रीज एंड इज हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, फुल स्टॉप, अपॉन हीटिंग द मटेरियल, अपॉन हीटिंग द मटेरियल FeS
upon heating the material FeS melts out, FeS melts out, आयरन सल्फाइड क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, FeS melts out and producing number of cracks on the grain boundaries, and producing number of cracks on the grain boundaries. As a result material will fail, as a result material will fail as in brittle fracture, as a result material will fail as in brittle fracture. This phenomena, जो ये हो रहा है ना कि गर्म करने पर वो एक तरह से टूटता जा रहा है, फटता जा रहा है, तो ये जो फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना का एक नाम भी है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमिना नहीं लिखा आपने, क्या था, क्रैक ऑन द ग्रेन बाउंड्रीज, एज ए रिजल्ट मटेरियल विल फेल एज इन दी ब्रिटल फ्रैक्चर, उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होगा क्योंकि क्रैक बन गई हैं, वो प्रोपिगेट होकर उसे तोड़ देंगी, जैसे जैसे गर्म कर रहे हो, यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रही है, समझ रहे हो, सिर्फ गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते वो मेल्ट होता जा रहा है और वो टूटता जा रहा है ग्रेन से, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होती है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज हॉट शॉर्टनेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज हॉट शॉर्टनेस, हॉट शॉर्टनेस, हाँ हॉट शॉर्टनेस, हॉट शॉर्टनेस, ठीक है। दिस इज अवॉइडेड, दिस इज अवॉइडेड, ये जो फिनोमिना हो रही है ना, ये हमें तो नहीं चाहिए, तो इसे अवॉइड कैसे करोगे, दिस इज अवॉइडेड बाय, this is avoided by, this phenomena is called as hot shortness, this is avoided by adding the manganese, added the manganese Mn, मैग्नीशियम का होता है Mg, है ना, ये है मैग्नीज Mn, this is avoided by adding the manganese ब्रैकेट में Mn, avoided by the manganese into the iron, it will create MnS, it will create into the iron, it will create MnS, manganese sulfide, है ना, MnS, which having high melting point, MnS which having high melting point. क्या लिखा था आपने, किसके बाद था, it will create, CREATE, it will create MnS, ये तो था, it will create MnS which having high melting point, अच्छा एक बात बताओ आशीष जी, आपको ये वाली लैंग्वेजेस समझ में आ जाती है, हैविंग का मतलब क्या होता है, हैविंग वो फॉर्म में तो नहीं चले जाते हो, हैविंग का मतलब होता है रखना, ठीक है, तो ये क्या रखता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, इतनी इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन आता है ना, नहीं, इसमें दिक्कत होती है, चलो, विच हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट उसमें भी डाउट है, गलनांक, मेल्ट करना, मेल्ट मतलब गलना, है ना, पिघलाना, जो गलनांक जिसे हम बोलते हैं, है ना। आशीष जी थोड़ा थोड़ा हिंदी पे भी, उस पे इंग्लिश और हिंदी को भी ना थोड़ा ध्यान देते रहो, मोबाइल है ना, डिक्शनरी हमेशा खोले रहो उसमें, और जितनी जितनी चीजें मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ ना, एज ए टेक्निकल वर्ड जो है उनकी तो हिंदी और इंग्लिश समझो, है ना, क्योंकि आपने डिप्लोमा में उन चीजों को एज ए हिंदी वर्ड पढ़ा है, ठीक है, मैं मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट आपने कभी भी गलनांक तो पढ़ा है ना, गलनांक समझ में आता है, गलनांक क्या होता है, नहीं कुछ नहीं, बोलने में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मुझे पूरा ये बताना है कि यह वह पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधा एक थोड़ा सेंस समझा दो कि गलनांक का मतलब क्या समझते थे, गलाते ना, बस हाँ वही गलाते, मतलब माइंड में कुछ तो चल रहा है ना कि हाँ वो कुछ लिक्विड फाई हो रखा है, मतलब लिक्विड की तरह, द्रव की तरह बनता जा रहा है, हाँ बस ऐसे ही चीज, ठीक है। तो ये चीज ना आप चाहे तो एक काम किया करो, जब भी इंग्लिश है ना, ये पता है
एक सेकंड रुको, ठीक है, मेरी पोल खुल जाएगी ना फिर ऐसे। ठीक है, तो सल्फर वाला काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ पेजेस भेज रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सुन लो, मैं ये पेजेस भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, कहाँ गया भाई, एक सेकंड रुकना, एक बार इन्हें ओपन करके देखना है ना, जो जो भेज रहा हूँ। एक हो गया और हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, मैंने भेजा, एक बार देखो। ठीक है, ये दिखा, इसे ओपन करो। ठीक है, आपको दिखा होगा इसमें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो थोड़े से आपके पॉइंट्स टू पॉन्डर हो जाएंगे, मतलब आपको रिवाइज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आगे भी फेरस के भी, और जैसे किल्ड स्टील है। ठीक है, मैंने जो आपने पूछा भी था कल, ठीक है, वो भी चीज है, किल्ड है, सेमी किल्ड है, रिम्ड है। ठीक, इनके आपको ना पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स में अगर हो सके तो सिर्फ उनकी परसेंटेज को लिखना कि किल्ड स्टील में क्या है, क्यों यूज की जा रही है और परसेंटेज क्या है, बस, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, ये काम आपका ना अब एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपकी सारी चीजें भेज देता हूँ पहले, धीरे धीरे करके ना, जितनी जितनी मेरे पास हैं अभी, पूरा आपके मटेरियल साइंस की चीजें हो जाएंगी। कौन से वाले 200 पॉइंट अभी नहीं बनाने हो मुझे। ठीक है, एक्चुअली मैं पिछली बार भी लिखवाए थे, बट अभी क्योंकि पिछले वाले स्टूडेंट तो है नहीं, तो उनके पास हैं वो लिखे हुए जो मैंने बनवा के उन्हें लिखवाए थे, उनको मैंने लास्टली सिर्फ लिखवा दिए थे, ऐसे बोल के लिखवा दिए थे। एक्चुअली मेरी हो रही है हार्ड डिस्क खराब, नहीं तो मैं आपको ना पीपीटी भी भेज देता हर चीज की। ठीक है, वो मेरी हार्ड डिस्क खराब है, जैसी हार्ड डिस्क मेरी सही होती है ना, ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मार्केट का, क्योंकि जब मैं जाता हूँ यहाँ से तो मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको, संडे को टाइम नहीं मिला, दिक्कत ये हो गई। ठीक है, उसमें लगे हुए मूवी में, ठीक है, तो फंस गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस बार मैं करवा लूंगा संडे को, ठीक, और उसके बाद मैं आपको पीपीटीज भेजूंगा इन सब चीजों की, फेरस से आगे की पीपीटीज भी। अगर किसी को ऐसा मन करता है कि उन पीपीटी को ही पढ़ना है तो पढ़ लेना, आपकी इच्छा है, बट मैं ये कहूंगा कि वो 200 पॉइंट आपके जेई के लिए काफी होंगे, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। बट हाँ, अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ते रहना, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया फेरस का। ठीक है, अब मैंने भेज दिया आपको नॉन फेरस का, अब भेज दिया नॉन फेरस का, देख लो, अब भेजा है मैंने नॉन फेरस का। ठीक है, और सर ये कौन से क्या है, ये वाले जो भेजे वो जो अभी भेजे थे वो फेरस के थे, ऊपर थे कास्ट आयरन का, ये वाले नहीं, कास्ट आयरन की भेजी है। ये अलॉय स्टील, ये भी फेरस के ही हैं, अलॉय स्टील वाले। ये इसके बाद कैसा देखना। हाँ, एक तरह से ये बोल सकते हो इसके बाद का है, ये पॉइंट्स है बेसिकली, उसमें जो भी मैंने भेजे हैं ना, कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन के बाद ये पॉइंट्स हैं जो मैंने भेजे हैं ना आपको, पॉइंट्स हैं। नाम पूछ सकता है बस, है ना, नाम, है ना, तो नाम पूछ सकता है। मैंने तो उसकी डिटेल भी आपको भेजी हुई है, इन डिटेल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, बस कंपोजिशंस, हाँ बस ये चीजें। ब्रास एंड ब्रोंज मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी ना, ब्रास एंड ब्रोंज लिखवा रहा हूँ, उसकी डिटेल मैंने भेजी तो आप बहुत ज्यादा हो जाएगी। ब्रास ब्रोंज मैंने कितना भेजा हुआ है आपको, लिखा हुआ भेजा है। ये कौन से वाले पेज का, अच्छा ये सीधा सीधा जो कॉपर अलॉय है, ठीक ठीक ठीक, इतना बहुत है, नहीं तो मैं तो आपको ये पूरा लिखवाने की सोच रहा था। नहीं, चलो फिर उसमें लिखवा दूंगा आपको 200 पॉइंट्स में ना, और थोड़े से बढ़ा के, एडमिरल्टी ब्रास वगैरह के ना नाम कभी कभी आ जाएं कभी तो इस वजह से, वैसे खैर वो एई में आते हैं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद, हाँ मैं आपको 1 मिनट दो मुझे, कुछ और भी मैंने बना रखा है। इसमें है एडमिरल्टी,
इसकी मिडिल में करना पड़ेगा। हाँ नीचे है ना एडमिरल्टी, हाँ ठीक ठीक ठीक, बस तो ये पता होना चाहिए ना एडमिरल्टी किसका है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रही है इसमें, कॉपर अलॉय है ना एडमिरल्टी बस, ठीक है, ब्रासिस के अंदर। बस पता है क्या होता है, ये नाम आ जाते हैं, जैसे कि ये गामा नहीं है एक्चुअली, ये वाई है ना, ये थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है इस बुक में ना, तो वाई अलॉय है, वाई अलॉय, गामा अलॉय नहीं है ना, वाई अलॉय। तो आपको ये पता होना चाहिए ड्यूरालेमिन किसका अलॉय है, बस ये नाम आते हैं जेई में, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ड्यूरालेमिन किसका है, वाई अलॉय किसका है, बेबिट मेटल क्या होता है, ठीक है। और ये जो आपका है, आपका जिंक के हिसाब से ये हो गया, मुंच मेटल क्या होता है, मोनल मेटल क्या है, जर्मन सिल्वर क्या है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना, 0%। जर्मन सिल्वर में सिर्फ नाम होता है उसका, वो अलॉय किसका है, निकल का है ना, उसमें सिल्वर नहीं है, ठीक। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपकी जेई में पूछ ली जाती हैं, ठीक। उसके इनवार हमारा निकल का है ना शायद, इनवार, हाँ निकल, निकल 36 है और आयरन 64% है। ये आयरन का अलॉय बट निकल का अलॉय बोलेंगे इसे, क्यों, क्योंकि निकल इसमें 34% है। इसमें स्टेनलेस स्टील नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार स्टेनलेस स्टील के बारे में, ठीक है। एक मिनट बस, मुझे 1 मिनट दो, मैं कुछ भेज रहा हूँ आपको ना, प्रिंट आउट करवा लेंगे। प्रिंट आउट के लिए मैं बोल दूंगा फिर मैम से ना। हाँ मैं एक चीज और भेज रहा हूँ बस। यही कंप्लीट कर लो बस। अगर फेरस में बनेगी यहाँ पे तो ये जो आप ये वाली चीज है कास्ट आयरन स्टील, ठीक है, और अलॉय स्टील, अलॉय स्टील के 7 पेजेस वो जो आपने भेजा था, ठीक है, हाँ वो 7 पेजेस में, अच्छा अच्छा, फिर फेरस पूरा complete। वो फिर पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने आपको 5 पेजेस की एक और भेजी है जिसमें नॉन मेटल एंड पीएम है, पीएम मतलब पाउडर मेटलर्जी। उसका लास्ट पेज में मैंने पाउडर मेटलर्जी का सिर्फ और सिर्फ आपको एक वो देख रखा है, ये फेरस में बस डायग्राम। इतना ही होगा सर, नॉन फेरस में? नॉन फेरस में इससे भी ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक्चुअली ये तो सिर्फ मेन चीजें हो गई, ठीक है। अब इससे ज्यादा भी कुछ कुछ नाम आ जाते हैं, वो चीजें मैं उन पॉइंट्स में लिखवा दूंगा सीधा, बस उनके नाम ही होते हैं ना, इसलिए उनके डिटेल नहीं। पॉइंट पढ़ ले खाली, बेस्ट है, अगर ये इन वाली पीडीएफ की जगह होगी पॉइंट्स को पढ़ लो बस, बहुत है वो, वही बहुत, क्योंकि मैं उन पॉइंट्स में इन सबकी लाइंस कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पाउडर देख रहे हो पाउडर मेटल्स का लास्ट है वो, नहीं नहीं नॉन मेटल्स के हैं। अब देखो आप कल का दिन है आपके पास, आप नॉन मेटल्स की थ्योरी पढ़ सकते हो, नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये थ्योरी है इस वाली चीज में ना, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन मेटल समझा दूंगा कि पॉलीमर क्या होता है, सिरेमिक क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ तरीका क्या होता है। आपको जितना पढ़ना है आप इन उससे पढ़ सकते हो, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये वाली चीज अभी लेके चलिए, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होती है बोलो, आपकी स्टेनलेस स्टील काफी मात्रा में आप देखते हो अपने एनवायरनमेंट में, वो क्या होती है? कहाँ गई वो? नहीं, कहाँ रख दिया? स्टेनलेस स्टील क्या होती है बोलो, जिसपे जंग नहीं लगता, उसका कंपोजिशन क्या होगा? ये एक स्टील है या नहीं है? स्टेनलेस स्टील स्टील है, मतलब स्टील मतलब आयरन का अलॉय है, आयरन मैक्सिमम परसेंटेज। तो ये हमारा पहली बात तो क्या हो गई, आयरन अलॉय होगी। आयरन क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज, आयरन इज इन मैक्सिमम परसेंटेज। अच्छा अभी तक जो मैंने आपको स्टील बोली है, कौन सी वाली, लो मीडियम हाई, उन सभी स्टील में क्या था, उन सभी स्टील में कार्बन की परसेंटेज तो सबसे ज्यादा हुआ करती थी, उससे ज्यादा किसी चीज की परसेंटेज थी? जैसे कार्बन परसेंटेज हमारे पास मान लीजिए 1.8% है, तो उसमें और जो अदर चीजें होंगी वो हमेशा 1.8 से क्या होंगी, कम होंगी। आपने जितनी भी चीजें देखी है ना स्टील में, वो चाहे मैग्नीज हो उसके अंदर, चाहे सल्फर हो उसके अंदर, वो हमेशा कार्बन परसेंटेज से क्या था, कम ही था, ज्यादा नहीं था।
बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लो कार्बन स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील हो, इन सब में कार्बन के अलावा जो परसेंटेज हुआ करती थी जिस भी मटेरियल की, क्योंकि हो सकती है, तो वो क्या थी, वो कार्बन परसेंटेज से कम ही कम थी। ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या है? मान लीजिए एक लो कार्बन स्टील है, सॉरी मीडियम कार्बन स्टील है। मीडियम कार्बन स्टील में आपको क्या करना था, कोरोजन से हटाना था इसको, तो आपने इसमें क्रोमियम मिला दिया। तो क्रोमियम कितना मिलाओगे? मीडियम कार्बन स्टील की कार्बन परसेंटेज कितनी है? 0.8 तक, है ना? तो क्या इसमें क्रोमियम बहुत ज्यादा मिलाओगे? नहीं, 0.8 से भी कम, है ना? क्रोमियम क्या होगा, बहुत कम। जैसे कि आपने 0.3% मिला दिया, ऐसे कुछ, है ना? हमेशा स्टील्स में, नॉर्मल स्टील्स में जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनकी परसेंटेज कार्बन परसेंटेज से भी कम होती है। ऐसे नहीं है कि अगर कार्बन परसेंटेज 0.8 है तो दूसरा मटेरियल मतलब Mn क्या है, 1.5 है, ऐसे नहीं होगा जनरली। ठीक है। बट जो उनके अलोइंग होते हैं, अलोय होते हैं, जैसे लाइक क्लिड स्टील हो गया या कुछ अलग ही टाइप के स्टील्स, ठीक है, उसमें वो पर्टिकुलर मटेरियल ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं इनवार की बात करूं तो इनवार में क्या है, आयरन है। आयरन है 64%, जो निकल है वो कितने, 36%। तो कार्बन परसेंटेज 36 कभी पहुंच ही नहीं सकती। इसका मतलब जो इनवार हो गया उसमें क्या है, निकल ज्यादा है, कार्बन कम है। बात समझ रहे हो? ऐसे ही हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम, ये चीज याद रखिएगा, जो मेरा क्रोमियम होता है वो ग्रेटर देन 10% होता है। जिस स्टील के अंदर क्रोमियम ग्रेटर देन 10% हो वो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है। ठीक है। और कार्बन परसेंटेज कितनी, कार्बन परसेंटेज कितनी, कार्बन परसेंटेज कितनी, कार्बन परसेंटेज नहीं, ना 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 6.67 से तो मतलब कार्बन परसेंटेज हम सोचते भी नहीं है ना? क्योंकि अगर मैंने स्टील लिख रखी है तो ये कितनी होगी, अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड ये हो जाती है 0.3 से लेके 0.18 के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। 0.18 लिखा, सॉरी 1.8। ठीक है। ये क्यों? जैसे आपको उस स्टेनलेस स्टील का काम करवाना है, लाइक उस स्टेनलेस स्टील से अगर बर्तन बनाने हैं, समझो बर्तन बनाने हैं, तो क्या उसकी कटिंग जरूरी है कि मतलब उससे किसी चीज को काटना है क्या? हार्डनेस कम है तो बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील में कार्बन कितना यूज करोगे? मैलेबल होना चाहिए। बर्तन क्या है, सीट, थाली। थाली बनाने के लिए मैलेबिलिटी होनी चाहिए। मैलेबिलिटी है तो इसका मतलब कार्बन क्या होगा, ज्यादा या कम? कार्बन कम होगा। इसका मतलब वो किसके रेंज में आ जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील में। ठीक है, 0.3, 0.5, 0.8 मैक्सिमम। बट क्रोमियम अभी भी कितना होगा, 10% से ज्यादा अभी भी उसमें। तो जो बर्तन बने हैं स्टेनलेस स्टील के, ठीक है, जो बर्तन बर्तन होते हैं ना स्टेनलेस स्टील के, अगर वो बने हुए हैं जिसमें कोरोजन नहीं लगना है, ठीक है, तो उससे हमें काम क्या करवाना है, कोई कटिंग नहीं करवानी, उस पर सिर्फ खाना खाना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें हार्डनेस की जरूरत नहीं है। जबकि अगर स्टेनलेस स्टील का चाकू बना हुआ है जिससे हम सब्जियां काटते हैं, अब बताइए, क्या थाली से वो काट दिया आपने, वेजिटेबल्स काट दोगे? नहीं। किससे काटोगे, चाकू से। चाकू भी बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का, तो अब बताइए उसमें कार्बन परसेंटेज कितनी लोगे? 1.8 के आसपास। क्योंकि आपको क्या लेके चलनी है, मैक्स मतलब ये इसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, तो क्या लेनी है, एक हाई कार्बन स्टील की रेंज, 1.5 ले ली, 1.2 ले ली, इस तरह से। ठीक है, जिससे कि आपको क्या मिले, हार्डनेस में मिले उसके अंदर। ठीक है। स्टेनलेस स्टील का चाकू क्या होगा, आपके बर्तन वाले मटेरियल से ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है। जबकि दोनों ही क्या है, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि दोनों पर ही जंग नहीं लगना चाहिए। इतनी पुरानी पुरानी थालियां आपकी अभी भी चल रही है ना, क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमियम 10% से ज्यादा का है। बट आपके जो छोटे छोटे वायर, क्या कहते हैं, जो रोड वगैरह घर में कहीं लगी हुई होगी, ठीक है, मतलब जैसे कि हम किसी बोल्ट वगैरह लगा देते हैं या कुछ नट वगैरह, कील वगैरह लगा दी, बिना पेंट के क्या वो चलती हैं? नहीं, 1-2 साल में ही जंग लग जाएगा, खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन वगैरह बनाने पड़ते हैं, यूटेंसाइल्स आपकी स्टेनलेस स्टील की होती है। बात ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। चलो, तो इसमें कुछ लिखोगे तो कुछ लिख भी लो। एक साइड लिख लो स्टील, एक साइड लिख लो, एक साइड लिख लो कार्बन स्टील, और एक साइड लिख लो स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील का मीनिंग समझ रहे हो? कार्बन स्टील का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन परसेंटेज ही है आयरन के बाद में दूसरी। जबकि स्टेनलेस स्टील में क्या है, आयरन के बाद दूसरी परसेंटेज है क्रोमियम, ना कि कार्बन। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज। ठीक, तो इसमें लिखिएगा एक साइड कार्बन, एक साइड क्रोमियम, ऐसे करके लिखिएगा। कार्बन स्टील इज मेड बाय अलोइंग आयरन
carbon steel is made by alloying iron with an amount of carbon with an amount of carbon carbon steel is made by alloying iron alloying मतलब alloy करना किसका, आयरन का, with by alloying iron with an amount of carbon between 0.3 to 2%, 2.1%, 0.3 to 2.1%। जबकि स्टेनलेस स्टील में लिखेगा ये परसेंटेज तो उसमें भी उतनी ही है, बट ये क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज है कार्बन की जो इसमें है, आ सकते हैं कार्बन स्टील में। इसमें कोई क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम अब चाहे तो इसमें लिख लो, कार्बन स्टील की साइड में क्रोमियम ऐसे CR करके कर दो उसे, ऐसे छोटा सा एक ब्रैकेट में लिख के चलिएगा, CR परसेंटेज इज लेस देन कार्बन परसेंटेज, CR परसेंटेज लेस देन कार्बन परसेंटेज। ये कार्बन स्टील की साइड में लिखवा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कि इसमें क्रोमियम है बट क्रोमियम की वैल्यू जो है वो कार्बन की परसेंटेज से कम ही कम है। ठीक है, अब इधर लिखिएगा स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील मेड फ्रॉम आयरन अलोइंग मेनली विद, स्टेनलेस स्टील मेड फ्रॉम आयरन अलोइंग mainly with chromium at a percentage greater than 10%, chromium at a percentage mainly with chromium at a percentage greater than 10%। ठीक है, कार्बन स्टील की साइड में लिखेगा it faces the risk of corroding, लाइक जैसे हमारे रिविट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, ये सारी चीज जो हमारी आयरन की बनी हुई हैं, सिंपली रिस्क ऑफ कोरोडिंग, इनमें कोरोड होने के चांसेस बहुत हैं, रिस्क ऑफ कोरोडिंग। वाइल इसमें लिखेगा स्टेनलेस स्टील की तरफ it is resistant toward corrosion, कार्बन स्टील की तरफ लिखिएगा it is harder, कार्बन स्टील की तरफ it is harder and has high tensile strength, while स्टेनलेस स्टील की तरफ लिखिएगा it is not hard, ठीक। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील की नंबरिंग वगैरह होती है, बस इतना काफी है, इतना ही काफी है। ठीक, ये हुआ हमारा स्टेनलेस स्टील। ठीक, एक काम कर लो छोटा सा, एक अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम डाल लो, अगले पेज में नेक्स्ट चैप्टर का नाम डाल लो नॉन फेरस, नेक्स्ट चैप्टर का नाम डाल लो नॉन फेरस। इसमें ना ब्रासेस के नाम लिख लो प्लीज, मैं आपको परसेंटेज नहीं लिखवा रहा, ब्रासेस लिखो, ब्रास नॉन फेरस के अंदर पहला ही पॉइंट लिख लो ब्रास, कोई दिक्कत नहीं है ये कॉपर अलॉय। ठीक है, चलो या तो फिर ऐसे कर लो, कॉपर अलॉय कर लो नाम के हिसाब से, कॉपर अलॉय नॉन फेरस के अंदर। ये वो पॉइंट है जो आपको वहां नहीं मिलेगा, किसमें, पीडीएफ में। कॉपर अलॉय में सबसे पहला लिख दो ब्रास, सिर्फ नाम लिखवा रहा हूँ, बाकी ये 200 पॉइंट्स जो लिखवाऊंगा उसमें डाल दूंगा चीजों को। कॉपर अलॉय में लिख दीजिएगा ब्रास के भी पॉइंट्स, ये नाम लिखने हैं, मतलब ब्रास के अंदर लिखेगा गिल्डिंग मेटल, ऐसे नाम, गिल्डिंग GILDING, ब्रास के अंदर के ही नाम है गिल्डिंग मेटल। सेकंड लिखिएगा कार्ट्रिज, CARTRIDGE, ये ब्रास के अंदर के नाम है। ये कॉपर अलॉय का ब्रास हो गया, और ब्रास के ही अंदर के ये नाम है जो ब्रास के ही अलॉय है, मतलब कार्ट्रिज CARTRIDGE। अगर आपको सिर्फ कार्ट्रिज नाम आ गया
तो आप समझ जाना है ब्रास है, नहीं तो आपको कार्ट्रिज ब्रास नाम आएगा कंप्लीटली, ठीक है, बट फिर वो क्वेश्चन नहीं सेंस में बैठेगा ना। तो कार्ट्रिज, कार्ट्रिज ब्रास, ठीक है। उसके बाद लिखेगा एडमिरल्टी ब्रास, एडमिरल्टी, ADMIRALTY, एडमिरल्टी ब्रास, ये इनके नाम है, एडमिरल्टी ब्रास, एडमिरल्टी ब्रास। उसके बाद एल्यूमिनियम ब्रास, एल्यूमिनियम ब्रास। उसके बाद बेसिस ब्रास, BASIS, बेसिस ब्रास, BASIS, बेसिस ब्रास। उसके बाद मुंज मेटल, MUNTZ, मुंज मेटल और येलो मेटल, इसी का दूसरा नाम है येलो मेटल, मुंज मेटल और येलो मेटल। तो आप समझ में आ गया, मुंज मेटल और येलो मेटल बेसिकली क्या है, ब्रास है ना, ब्रास के ही टाइप। उसके बाद लिखिएगा नेवल ब्रास, NAVAL, नेवल ब्रास, ठीक है। इसका क्वेश्चन आने का चांस ऐसे हो सकता है कि आपको ब्रास के आगे का नाम ना देके और वो सिर्फ जैसे नाम आ जाए, जैसे मुंज मेटल का हो गया, तो मुंज मेटल में कुछ ब्रास का नाम तो है नहीं, तो आपको याद होना चाहिए कि मुंज मेटल किसका है, ब्रास का पार्ट है, ठीक है, ब्रास का ही एक टाइप है, ठीक है, जिसमें हमारा जेडन का मैक्सिमम। हाँ तो उसमें ब्रास नहीं, नहीं कॉपर का ही एलॉय है, ये बेसिकली ब्रास का टाइप है, अलॉय तो कॉपर का है। तो आप इससे ये रिलेट कर सकते हो ना, मुंज मेटल हमने किसमें पढ़ा था, ब्रास में, और ब्रास किसका होता है, कॉपर का, तो सीधा आंसर आ गया, मुंज मेटल किसका हो गया, कॉपर का, उस कॉपर का है ना, कॉपर का अलॉय, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ नाम लिखिएगा ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज के नाम भी होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ परसेंटेज, एक्चुअली यहाँ परसेंटेज लिखवा सकता था मैं, बट यहाँ परसेंटेज नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मैं जब वो पॉइंट्स लिखाऊंगा उसमें परसेंटेज जो इंपॉर्टेंट है उनकी लिखवाऊंगा, सबकी परसेंटेज लिखाऊंगा भूल जाओगे पक्का, ठीक है। तो लिखिएगा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रास को क्या लिख देना, जेडन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्रास जो ऊपर था ना उसमें लिख दो जेडन क्या है, मेन, जिंक क्या होता है, मेन, कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन है ये, ब्रास क्या होता है, कॉपर, कॉपर तो है ही, कॉपर अलॉय है, तो कॉपर तो है ही इसमें, बट इसमें जिंक होता है, जिंक, हाँ मेजर तो कॉपर होगा, बट कॉपर के साथ में जिंक अभी ज्यादा है, तो जिंक वाला कॉम्बिनेशन हमारा ब्रास कहलाता है, जबकि ब्रॉन्ज क्या होता है, टिन वाला, SN वाला। तो जो ब्रॉन्ज है उसमें लिख देना, कॉपर का तो चल ही रहा है, कॉपर अलॉय तो पूरे से पहले से लिख रहे हैं, ये क्या है, टिन का, टिन मतलब SN, 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 ठीक है, टिन हो गया हमारा SN, तो ये क्या हो गया, कॉपर प्लस टिन, ठीक। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ऐसे नाम लिख लो छोटे छोटे, फॉस्फर ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखना, ये तो ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या क्या लिखवाना चाह रहा हूँ, कि कॉपर अलॉय के एक हो गया ब्रश जिसमें कॉपर प्लस जेडन हो गया, एक हो गया ब्रॉन्ज जिसमें कॉपर प्लस SN हो गया, एक हो गया कॉपर अलॉय का ही कॉपर प्लस SN प्लस जेडन, उसका नाम होता है गन मेटल, तो गन मेटल लिखो, कॉपर प्लस SN प्लस जेडन, कॉपर अलॉय के अंदर ही चल रही है चीजें ना, है ना, तो इसमें नेक्स्ट चीज हो गई, कॉपर और SN भी जुड़ जाए और जेडन भी जुड़ जाए अच्छी अच्छी परसेंटेज में, तो वो क्या हो गया हमारा गन मेटल, ठीक है। परसेंटेज अभी बिल्कुल नहीं लिखवा रहा, अभी आगे चल रहे हैं हम आगे, है ना, ये नाम समझ में आ रहे हैं ना चीजें, ठीक है। उसके बाद लिखो बियरिंग मेटल्स, बियरिंग मेटल्स, ठीक है, बियरिंग मेटल्स, ये भी क्या है, कॉपर के अलॉय में बियरिंग मेटल्स, ठीक है। हाँ ये भी मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो ऊपर गन मेटल हो गया है तीनों का हो गया, अब लिखिएगा बियरिंग मेटल, बियरिंग मेटल में लिखिएगा कॉपर प्लस SN प्लस PV, इसमें लेड आ जाता है, ठीक है, कॉपर प्लस SN प्लस PV, ठीक। तो ये हो गया हमारा बियरिंग मेटल्स, ठीक है। तो कॉपर से रिलेटेड चीजें समझ में आ गई, ठीक। बियरिंग मेटल्स बेसिकली हमारे, दूसरा इनका बियरिंग मेटल्स का नाम बेबिट मेटल्स भी हो जाता है, इनको हम कहीं कहीं बेबिट मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, बेबिट, ठीक है।
जो हमारी क्या हो कि जो बेयरिंग मेटल्स है ना, तो इस बेयरिंग मेटल में क्या होगा कि जो हमारी बेयरिंग की बॉल्स हैं, ठीक है, वो भी इनसे हैं, और बेयरिंग की जो रेसेस हैं वो भी इनसे हैं, ठीक है। तो बेयरिंग मेटल हम इसीलिए बोलते हैं कि जो बॉल्स और जो रेसेस होती हैं वो हमारी इनसे ही बनती है। रेसेस समझते हो ना, ठीक है, इनर और आउटर रेसेस, ठीक। तो ये चीज हो गई, चलो ठीक। तो अब मैं अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हुआ मैं इस चीज को अभी सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट्स पर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। ऐसे तो लिखवाने के लिए फिर वो पॉइंट ही चलते रहेंगे, तो मैं वो सारे पॉइंट्स क्या करूंगा, फ्राइडे से लिखवाना शुरू कर दूंगा। आपको लिखवाना क्या, मैं पहले से खुद से लिख के रखूंगा, आपको व्हाट्सअप करूंगा और मैं यहाँ समझाना शुरू कर दूंगा। आप उन चीजों को या तो नोट कर लेना, नहीं तो उनका प्रिंट आउट दे दूंगा या ले लेना, जैसे भी आप लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आई थिंक मैं 200 पॉइंट्स नहीं लिख पाऊंगा खुद से, तो मुझे 2 दिन चाहिए होंगे, तो सैटरडे वाले दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप टोटल का ही प्रिंट आउट निकलवा लेना। मटेरियल साइंस से रखूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल छुट्टी रहेगी मटेरियल साइंस, परसों मटेरियल साइंस छुट्टी है, परसों भी मटेरियल साइंस बंद है, ईएम बंद नहीं है, मटेरियल साइंस उस दिन ईएम बंद होगी, मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन मुझे चाहिए जिससे मेरा पूरा मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आप टेस्ट दे दो अपना, ठीक है। हाँ टेस्ट, फिर उसका आयरन कार्बन का, ठीक है, आयरन कार्बन का टेस्ट दे दो।